गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं यतेंद्र कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल माय लव माय थॉट्स यतेंद्र शर्मा। तो आपसे निवेदन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब इट, लाइक करें, इसे शेयर करें, इस पर कमेंट्स करें। फ्रेंड्स, आज हम देख रहे हैं भारत के दुश्मनों के विषय में। आज की जो वार्ता है भारत के दुश्मनों के विषय में है। एक एक करके हम दुश्मन को लेंगे कि हमारे देश के जो मुख्य दुश्मन हैं, दुश्मन राष्ट्र हैं, वो कौन कौन से हैं। और अगर आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो हमारा जो दुश्मन है, एनिमी कंट्रीज हैं, दीज आर चाइना, पाकिस्तान, टर्की, कनाडा, कतर, बांग्लादेश, अजरबैजान। अगर हम बात करते हैं चाइना, मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर इंडिया। पाकिस्तान इज द मोस्ट डेंजरस एंड कनिंग एनिमी ऑफ इंडिया। टर्की टर्की हमेशा से हमारा दुश्मन रहा है, कभी भी हमारा साथ नहीं रहा। इंटरनेशनल कोई भी इश्यूज आते हो इंटरनेशनल लेवल पर, वो हमेशा हमारा विरोध करता चला आया है। कनाडा हम जानते हैं खालिस्तान सपोर्टर रहा है। हमारे यहाँ के जो खालिस्तानी अतताई हैं, आतंकी हैं, वो इसके यहाँ पनाहगाह में रहते हैं, ये इसकी पनाहगाह बना हुआ है। कतर, इसमें एक इसका जो चैनल चलता है, अल जजीरा चैनल चलता है इसका। अल जजीरा हमेशा इंडिया के अगेंस्ट स्टेटमेंट्स देता है, भारत में मुसलमानों को भड़काने का कार्य करता है। बांग्लादेश हमारा अभी नया नया दुश्मन दोबारा से हुआ है। अजरबैजान अभी क्लियर हुआ है। हालांकि बहुत सारे हिडन एनिमीज हैं, जिसमें अभी फलस्तीन से हमास को हम देखें, हुती को हम देखें, बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जो हमारे विरोध करते रहते हैं। तो ये सारे कंट्रीज हैं, लेकिन इसके अलावा भी देखिए, सबसे खतरनाक दुश्मन कौन सा होता है? सबसे खतरनाक दुश्मन होता है जो हमारे दोस्त के भेष में हमारे साथ में रहता है, हमारे साथ में अपनी नीतियां शेयर करता है, हमारी नीतियों को शेयर करता है, हमारे गहराई तक को जानता है और उसके बाद में हमें धोखा देता है। तो दोस्तों, सबसे बड़ा दुश्मन वो होता है, लेकिन उन दुश्मनों के विषय में मैं बात करूंगा बाद में। लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं अपने सबसे खतरनाक दुश्मन, सबसे जो आ, हमारा सबसे डेंजरस एनिमी कंट्री है, दैट इज चाइना। वो चाइना सबसे डेंजरस एनिमी कंट्री है। कारण क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। कारण ये है कि ये देश हमेशा, जहां पर इसकी और हमारी सीमाएं भी नहीं मिलती, वहां पर जाकर के भी ये अपना पैर अड़ा देता है। जैसे अभी हम जल्दी में देखें बांग्लादेश के अंदर, तो बांग्लादेश में एक जगह है लाल मोनिहार। लाल मोनिहार हाट के अंदर ये एक एयर बेस बनाने की बात चल रही है। चाइना और बांग्लादेश में अभी समझौता हुआ है और वो एक ऐसा एयर बेस है जो हमारे जो चिकन नेक है, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जो मात्र 22 किलोमीटर चौड़ा है और कई जगह जाकर के वो 17 किलोमीटर का हो जाता है। वहां पर ये उसके बिल्कुल पास में लाल मोनिर हाट पड़ता है। बांग्लादेश से इसका कोई लेना देना नहीं, लेकिन बांग्लादेश में ये चूंकि इंडिया को घेरने की बात है, इंडिया को नुकसान पहुंचाने की बात है, तो वहां जाकर के बांग्लादेश चाइना के अंडरस्टैंडिंग के आधार पर ये वो एयरबेस बनाना चाहता है। हालांकि वो एयरपोर्ट पहले से है, पहले भी ब्रिटिश शासनकाल में वो एयरबेस रह चुका है। इससे ये क्या चाहता है, इससे जो हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, जिसमें जिन्हें हम सेवन सिस्टर्स कह देते हैं, आसाम है, अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, नागालैंड है और सिक्किम है, इसको ये डिस्टर्ब करना चाहता है चाइना। लेकिन चाइना से जहां तक हम बात करें, चाइना ने हमारा अक्साई चीन कब्जा रखा है, 1950 से कब्जा रखा है, जिसे वो पूर्वी लद्दाख बताता है। लद्दाख, पूर्वी लद्दाख के हिस्से को उसने कब्जा रखा है। 1962 में जो इंडिया चाइना की वार हुई थी, उसके बाद में इसने उस पर अपने कब्जे को मजबूत किया है।
ये हमारे जम्मू कश्मीर पर अपना दावा करता है, हिमाचल प्रदेश पर दावा करता है, उत्तराखंड पर दावा करता है, सिक्किम पर दावा करता है, अरुणाचल प्रदेश पर दावा करता है। अब जहां तक अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश को ये दक्षिण तिब्बत बताता है। तवांग पर इसकी विशेष रूप से नजर रहती है। ओवरऑल एक जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जो भारत का हिस्सा है, जो उसी में से एक पार्ट जो पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई किया था, अवैध रूप से उस पर कब्जा करके रखा हुआ है, उसी में से एक हिस्सा जिसे हम कह देते हैं शख्स गांव वैली, शख्स गांव वैली, उस पर उसने पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट कर दिया। बात क्या है, ये चाइना एक गली के गुंडे, एक तरीके से क्षेत्रीय गुंडे के रूप में कार्य करता है। आप किसी की भूमि कब्जाइए, आप हमें उसमें से हिस्सा दीजिए, हम जाकर के वहां पर अपनी दबंगई दिखाएंगे। जैसे बांग्लादेश में है, बांग्लादेश में इसी तरीके से ये घुसपैठ कर रहा है। अगर हम बात करें बलूचिस्तान में इसने इसी तरीके की घुसपैठ की है। पाकिस्तान ने इसे एक पर्टिकुलर हिस्सा दे दिया। जो आपका ग्वादर पोर्ट है, सी पैक का हिस्सा है, बहुत बड़ा हिस्सा इसके नियंत्रण में दे दिया गया है। जहां पर बलूचिस्तान के जो लोग हैं, जो मूल निवासी हैं, जो वास्तव में बलूचिस्तान एक अलग से राष्ट्र हुआ करता था, जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा किया, उस पर अवैध कब्जा अपना बनाए रखने के लिए उसने एक बहुत बड़ा हिस्सा चाइना के सुपुर्द कर दिया। तो फ्रेंड्स, चाइना केवल और केवल एक शत्रु राष्ट्र नहीं है, बल्कि वो हर उस जगह जाने का प्रयास करता है जहां पर भारत का अहित हो सकता है, चाहे उसकी सीमाएं साझा करती हो या नहीं साझा करती हो। वास्तव में भारत की सीमाएं तिब्बत से साझा होती थी। भारत की कोई भी सीमा, अगर हम वास्तविक रूप से देखें, नेचुरल रूप से देखें, चाइना से हमारी कोई सीमा साझा होती ही नहीं। लेकिन उसने तिब्बत पर कब्जा किया है। कौन कौन से ऐसे राष्ट्र हैं, ये हमें देखना। अब सबसे बड़ी बात है कि हम डिफेंसिव खेलते हैं। हमारा राष्ट्र आज तक डिफेंसिव खेलता चला आया है। आज तक हम डिफेंसिव मोड में रहे कि अरे चाइना यहाँ पर आ रहा है, इसके अगेंस्ट हमें कौन सा डिफेंसिव स्टेप्स लेने, कौन से डिफेंसिव मेजर्स लेने। चाइना हमारे अक्साई चीन में घुस गया, यहाँ पर कौन से डिफेंसिव मेजर्स लेने हैं। चाइना हमारे पीओके में, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो आजकल सीओके कहलाने लगा है, उसमें घुस गया, जिसे हम शख्स वैली बोल देते हैं, घाटी बोल देते हैं, उसमें घुस गया। उसको में किस तरीके के हमें डिफेंसिव मेजर्स लेने, हम ये सोचते रहते हैं। अब वो बांग्लादेश में हमारे चिकन नेक के पास में एयर बेस प्रिपेयर कर रहा है। हम सोच रहे हैं कि हमें इसमें क्या करना चाहिए। वो पाकिस्तान, जो कि हमारा विरोधी देश है, जो हमारा शत्रु मुल्क है, उसको अपने हथियार दे रहा है, पीछे से बैकडोर सपोर्ट कर रहा है कि इस तरीके से इंडिया को डैमेज किया जा सके। वो सपोर्ट कर रहा है बांग्लादेश साइड से, वो प्रत्येक उस तरफ से सपोर्ट कर रहा, उस तरीके से हमें चाहे सीमाएं किसी की भी लगती हो, वो वहां पर अपनी एक उपस्थिति दर्ज करवाता है, जो जहां पर भी भारत को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। सो फ्रेंड्स, चाइना इज द मोस्ट डेंजरस एनिमी। पाकिस्तान पाकिस्तानी सीमा पर लड़ता है, बांग्लादेश बांग्लादेश की सीमा पर अव्यवस्था क्रिएट करता है, लेकिन चाइना एक ऐसा मुल्क है जो भारत की प्रत्येक उस सीमा पर जहां भी थोड़ा सा डिस्टर्बेंसेस होते हैं, वहां जाकर के अपनी टांग अड़ाता है और भारत को नुकसान करने का प्रयास करता है। लेकिन भारत ऑफेंसिव, ये चाइना की ऑफेंसिव नीति है, लेकिन भारत की नीति हमेशा डिफेंसिव रही है, और यही सबसे बड़ी समस्या है। आइए देखते हैं कि हम अपनी नीति को किस प्रकार से ऑफेंसिव बना सकते हैं। किस प्रकार से हमारी सरकार को चाहिए कि चाइना के उन सारे बिंदुओं को देखे जहां जहां चाइना के हित प्रभावित होते हैं, जहां जहां चाइना के इंटरनेशनल लेवल पर टकराव हैं, कौन कौन से उसके नेबरिंग कंट्रीज हैं, कौन कौन से ऐसे देश हैं जिनको चाइना निगल गया है, जिसको चाइना की जो एक नीति है, हड़प नीति है, उसके आधार पर वो निगल चुका है। उन्हें किस प्रकार से हम सक्रिय कर सकते हैं, किस प्रकार से उन्हें सहयोग कर सकते हैं, हमें नीतियों पर विचार करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले वो देश
ऑक्यूपाइड कंट्रीज, जिसे चीन ने कंप्लीटली ऑक्यूपाई कर रखा है और चाइना उसे अपना हिस्सा बताता है। सबसे पहला आ जाता है ईस्ट तुर्किस्तान। ईस्ट तुर्किस्तान एक ऐसी जगह है जो अल्पसंख्यक उइगर जहां पर रहते हैं, उनके राजनीतिक विचारधारा बिल्कुल अलग है, धार्मिक विचारधारा बिल्कुल अलग है। वो राजनीतिक स्वतंत्रता चाहते हैं और चीन उन्हें आतंकवादी कहता है। तो जो ईस्ट तुर्किस्तान है, एक तरीके से वो बिल्कुल अलग राष्ट्र है और वहां पर उइगर मुसलमानों के साथ में, वो उइगर जो अल्पसंख्यक हैं, उनके साथ में चाइना बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेटिव बिहेवियर करता है, जो की हत्याएं करवाता है, उनके साथ में जितना भी एक्सप्लॉइटेटिव बिहेवियर है उसको अनऑथराइज एक तरीके से उसने कब्जा कर रखा है। तो ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसे पर हमें ध्यान देना चाहिए। उसके बाद में तिब्बत। तिब्बत एक अलग राष्ट्र था, एक संप्रभु राष्ट्र था, लेकिन 1950 में 1950 में उसने तिब्बत को कब्जाया। दलाई लामा वहां के राष्ट्राध्यक्ष हुआ करते थे। 1959 में 1959 में दलाई लामा जी को भारत में शरण लेनी पड़ी। तिब्बत बिल्कुल एक अलग राष्ट्र है, लेकिन तिब्बत को कब्जाया किसने है? तिब्बत को कब्जाया है चाइना ने। और इस राष्ट्र की तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। वहां के जो मूल निवासी हैं उनको किस प्रकार से भारत सपोर्ट कर सकता है, इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। इनर मंगोलिया, जिसे हम साउदर्न मंगोलिया, दक्षिणी मंगोलिया भी कह देते हैं, वहां की जो धार्मिक है व्यवस्थाएं हैं, सांस्कृतिक व्यवस्थाएं हैं, राजनीतिक व्यवस्थाएं बिल्कुल अलग हैं। लेकिन इस इनर मंगोलिया पर, इस साउदर्न मंगोलिया पर पूरी तरीके से चाइना ने कब्जा कर रखा है। ये अलग राष्ट्र है, एक संप्रभु राष्ट्र होना चाहिए। अगर हम हांगकांग की बात करें, ये अपने बिल्कुल, अगर हम बात करें राजनीतिक सांस्कृतिक पूर्ण रूप से मतभेद है, वो अलग रहना चाहते हैं। जबरन चाइना ने इसे कब्जा रखा है। ताइवान, ताइवान पर हम देख रहे हैं कि बार बार वो एग्रेशन ताइवान के ऊपर आ रहा है और वो एक संप्रभु राष्ट्र है। वो कहता है नहीं, ये आतंकवादी है, ये विद्रोही है। ताइवान जबकि एक संप्रभु राष्ट्र है, वो बार बार उसे कब्जाने का प्रयास कर रहा है, उस पर अटैक कर रहा है, बार बार अटैकिंग मोड में आता है। लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर है जिसके कारण से वो कभी ऐसा नहीं कर पा रहा है, लेकिन वो स्पष्ट कहता चला रहा है हमारा हिस्सा है, हम इसे कब्जा करेंगे। मकाऊ, मकाऊ 1957 से 1999 तक पुर्तगाल के अधीन, पुर्तगाल का इस पर कब्जा था। लेकिन 1987 में एक समझौता हुआ चाइना और पुर्तगाल के मध्य में, और 1999 में इसका जो अधिकार है, पुर्तगाल जो मकाऊ का अधिकार है, चाइना को दे दिया गया। अब चाइना जो मकाऊ के लोग हैं, उनकी धार्मिक बिल्कुल जो धार्मिक है, जो उनकी सांस्कृतिक है, बिल्कुल डिफरेंट है। वो अलग रहना चाहते हैं, वो एक अलग राष्ट्र के रूप में रहना चाहते हैं मकाऊ वाले लोग, लेकिन इसने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है। एक इस तरीके से हो गया ये, जैसे एक जैसे पहले गुलाम प्रथा चलती थी कि जिसने पट्टा बांधा और बाजार में ले गया, बोली लगा दी और दूसरे को सौंप दिया। तो मकाऊ पर एक तरीके से कब्जा अवैध है। तो जब एक राष्ट्र इतने सारे राष्ट्रों को खा सकता है, हमें उस पर ध्यान देना चाहिए कि वो जो हमारी सीमाओं को सुलझा रहा है, उसकी सीमाएं कितनी सुरक्षित रहनी चाहिए, ये भारत को सोचने की बात है। अब हम बात कर लेते हैं जो आज की डेट में सराउंडिंग कंट्रीज हैं, नेबरिंग कंट्रीज हैं चाइना की, उसके विषय में हमें सोचना जरूरी है। नॉर्थ कोरिया, रशिया, मंगोलिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस और वियतनाम, ये 14 कंट्रीज हैं जो वास्तव में इसके 14 कंट्रीज हैं जो इसके नेबरिंग कंट्रीज में आते हैं, पाकिस्तान के चीन के नेबरिंग कंट्रीज में आते हैं। तो इन चीन के जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, अब हम देखते हैं उससे उनके संबंध किस प्रकार के हैं, किस प्रकार के संबंध उसके रहे हैं। सबसे पहले नॉर्थ कोरिया में आ जाते हैं। तो नॉर्थ कोरिया और चाइना का विरोध है।
अंतर विरोध है उनका, आ, आ, कुछ मुद्दों को लेकर के उनमें मतभेद ही नहीं, बल्कि बड़ा विरोध है। तुमेन नदी के उत्तर के क्षेत्रों में चीन ने कब्जा कर रखा है। तुमेन नदी पड़ती है नॉर्थ कोरिया और चाइना के बीच में, तुमेन नदी पड़ती है, उसका जो उत्तरी क्षेत्र है उसके उत्तर के क्षेत्रों पर, तुमेन नदी के उत्तर के क्षेत्रों पर चाइना ने जबरन कब्जा कर रखा है, जबकि वो पार्ट नॉर्थ कोरिया अपना बताता है। अब इसका मतलब स्पष्ट है कि नॉर्थ कोरिया और चाइना के मध्य में तुमेन नदी के उत्तर के क्षेत्रों को लेकर के एक विवादास्पद स्थिति है। रशिया रशिया और चाइना के मध्य में 1958 से लेकर के 1958 से लेकर के कंटिन्यू सीमा विवाद, एक बड़ा सीमा विवाद चला आ रहा था, लेकिन दबाव में 2003, 2003 और 2005 में एक समझौता हुआ, दो समझौते हुए और उसके आधार पर सीमा विवाद फिलहाल में सुलझाया हुआ है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये परफेक्ट तरीके से सुलझाया गया है। मंगोलिया, इनर मंगोलिया पर कब्जा कर रखा है, जैसा मैंने अभी आपको बताया, पूरा का पूरा देश उन्होंने हड़प रखा है। इसके बाद में कजाकिस्तान विवाद था, कजाकिस्तान के मध्य में और चाइना के मध्य में सीमा विवाद था, लेकिन समझौता हो गया, लेकिन वो समझौता दबाव में किया गया समझौता है। किर्गिस्तान, कुछ क्षेत्रों पर विवाद था, लेकिन व्यापारिक और आर्थिक संबंध इन्होंने किर्गिस्तान से ठीक कर रखे हैं, लेकिन अभी भी सीमा के कुछ क्षेत्रों पर इनका विवाद है। ताजिकिस्तान की सीमा की अगर हम बात करें तो 2420 स्क्वायर किलोमीटर सीमा पर इसका चाइना के साथ में ताजिकिस्तान का बहुत बड़ा एक विवाद रहा है, और 26 अप्रैल 1994 को एक समझौता इनके मध्य में हुआ है। निश्चित सी बात है, चीन के दबाव में समझौता हुआ है। कितना ताजिकिस्तान सेटिस्फाइड हुआ है, इनर सेटिस्फेक्शन कितना है कितना नहीं है, ये ताजिकिस्तान ज्यादा अच्छी तरीके से जान सकता है। अगर हम बात करें, इसकी एक सीमा लगती है अफगानिस्तान, तो वाखान कॉरिडोर एक आता है। वाखान कॉरिडोर आता है बदख्शान प्रांत और मतलब जो बदख्शान प्रांत है अफगानिस्तान का, और चीन का जो झिंजियांग प्रांत का है, उसके बीच में उइगर आते हैं, उइगर मुस्लिम आते हैं, तो उन पर विरोधाभास है। वो कहता है कि कहीं हमारे ऊपर आक्रमण ना होने लगे, उइगर हमारे ऊपर आतंकवादी आक्रमण न करने लगे, तो वहां पर एक बड़ा विवाद अफगानिस्तान और चाइना के मध्य में है। हालांकि चाइना अभी जाकर के सी पैक का पार्ट उसे बनाना चाहता है अफगानिस्तान को, लेकिन ये एक बड़ा विवाद अफगानिस्तान और चाइना के बीच में है। पाकिस्तान पाकिस्तान किस तरीके का देश है, वो एक इस तरीके का देश है कि लूट करके मैं लाता हूं, आपको थोड़ा सा हिस्सा उसमें से टुकड़ा आपको डाल दिया जाएगा, और चाइना जो मिलाता हुआ भौभो करता हुआ उसके साथ में चला जाता है। चाहे हम शख्सग्राम वैली की बात करें, पीओके अनाधिकृत रूप से कब्जाया हुआ है, उसने शख्सग्राम वैली उसे दे दी है, एक टुकड़ा उसे डाल दिया है, जिसके कारण से वो पाकिस्तान के समर्थन में आ जाता है। इसी तरीके से बलूचिस्तान में किस प्रकार से सी पैक का विरोधाभास है, ये हम देखते चले आ रहे हैं। सी पैक का एक बड़ा विरोधाभास है, और वो ग्वादर पोर्ट का एक बड़ा विरोधाभास है, एक बड़े हिस्से को उसने चाइना के नियंत्रण में दे दिया है। तो इस तरीके से पाकिस्तान अपने आप को मैनेज किए हुए है। इंडिया की बात करें, इंडिया में मैंने आपको बता ही दिया कि किस प्रकार के हमारे उसके संबंध है। नेपाल नेपाल में एक ट्राइंगल आता है जो काला पानी, लिपुलेख और लिलिंग क्षेत्र है नेपाल का, उस पर के बहुत बड़े भूभाग पर उसने अतिक्रमण कर लिया है, अतिक्रमण कर रखा है। ये एक ट्रायंगुलर शेप है, मतलब एक ट्राई जंक्शन है, जिसमें आपका चाइना, इंडिया और नेपाल की सीमाएं लगती हैं। इसके बाद भूटान, डोकलाम को लेकर के, जो डोकलाम इज अ पार्ट ऑफ भूटान, भूटान का हिस्सा है, लेकिन वो बार बार क्योंकि स्ट्रेटेजिक रूप से ये जो डोकलाम है स्ट्रेटेजिक रूप से बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, और स्ट्रेटेजिक लोकेशन होने के कारण से चाइना इसे बार बार कर जाने का प्रयास करता है, जिससे कि वो इंडिया को काउंटर कर सके। लेकिन इंडिया मानता है
और इंडिया स्पष्ट कई बार कर चुका है कि इट इज द पार्ट ऑफ भूटान, और वो हमेशा डोकलाम के लिए भूटान का सपोर्ट करता है। म्यांमार की अगर हम बात करें, म्यांमार का सेना का समर्थन है, जब सेना का चाइना को समर्थन है म्यांमार में, जबकि जो जातीय सशस्त्र संगठन है जिसमें काचिन है, शान है, कोकांग है, ये चाइना का विरोध करते हैं, चाइना की एंट्री ये नहीं चाहते। और इसी के साथ में जो चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये जातीय समूह जो है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग जातीय सशस्त्र समूह है, ये चाइना का विरोध सदैव करता रहता है म्यांमार में। लाओस की बात करें, लाओस, वियतनाम, चीन, म्यांमार का एक मिलन बिंदु है, मतलब चार देशों की सीमाएं एक क्षेत्र से लगती हैं। लाओस, वियतनाम, चीन और म्यांमार के मिलन बिंदु जो है, जहां पर ये मिलता है, वहां पर चाइना ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, वहां पर बहुत बड़ा विरोधाभास है। अगर हम वियतनाम की बात करें, तो वियतनाम और चाइना के बीच में बहुत बड़ा विरोधाभास है। चीन सागर, क्या क्या विरोधाभास है? सबसे पहले चीन सागर के पैरासोल और स्प्रेटली द्वीपों को वियतनाम संप्रभुता उनकी कहता है, लेकिन चाइना ने उन पर अनऑथराइज कब्जा कर रखा है। चीन वियतनाम भूमि पर सीमा विवाद बहुत ज्यादा है। और अगर हम करें टॉकिन की गाड़ी खाड़ी में, समुद्री सीमा पर बहुत बड़ा विवाद है। तो हमारा देश जो चाइना है, चाइना हमारी हर उस प्रॉब्लम में घुसने का प्रयास कर रहा है, हर उस सीमा को सुलगाने का प्रयास कर रहा है जहां पर जरा भी हमारे देश का विवाद किसी अन्य देश के साथ में है। लेकिन हम केवल डिफेंसिव मोड पर रहते हैं, हम कहते हैं कि हम चाइना को इस प्रकार से जवाब दे देंगे, हम चाइना को इस प्रकार से जवाब दे देंगे, जबकि देश को चाहिए, देश की सरकारों को चाहिए कि वो इस प्रकार की रणनीति बनाए, इस प्रकार की विदेश नीति बनाए कि अगर चाइना कहीं भी एग्रेशन में आता है, किसी भी पड़ोसी देश के साथ में एग्रेशन में आता है, या किसी भी कब्जाए गए देश के एग्रेशन के रूप में आता है, तो पूरी सीमाएं उसकी सुलगा दी जाए, पूरी सीमाओं पर आग लगा दी जाए। जैसे अगर हम बात करें ईस्ट तुर्किस्तान की, तो निश्चित रूप से वो एक अलग राष्ट्र होना चाहिए। तिब्बत की हम बात करें, हमने जब 1959 से दलाई लामा जी को शरण दे रखी है, तो हम क्यों नहीं उसे के लिए प्रयास करते? क्यों? बेसिक है कि हम यहाँ पर ईस्ट तुर्किस्तान में काम कर सकते हैं, तिब्बत में काम कर सकते हैं, इनर मंगोलिया में भी यदि काम नहीं कर सकते, हांगकांग में हम काम कर सकते हैं, ताइवान के साथ मिलकर के हम काम कर सकते हैं, मकाऊ के साथ मिलकर के हम काम कर सकते हैं, नॉर्थ कोरिया के साथ मिलकर के हम काम कर सकते हैं, कजाकिस्तान, चलिए समझौता हो गया, किर्गिस्तान में क्षेत्रों पर विवाद है, इसके साथ मिलकर के हम काम कर सकते हैं, ताजिकिस्तान के साथ मिलकर के हम काम कर सकते हैं, अफगानिस्तान के साथ मिलकर के हम काम कर ही रहे हैं, नेपाल के साथ मिलकर के हम काम कर सकते हैं, भूटान के साथ मिलकर के हम काम कर सकते हैं, म्यांमार के साथ मिलकर के हम काम कर सकते हैं, लाओस के साथ मिलकर के हम चीन के अगेंस्ट काम कर सकते हैं, वियतनाम के खिलाफ साथ मिलकर के हम चीन के खिलाफ काम कर सकते हैं। और जैसे इन्होंने म्यांमार में इन्होंने कर रखा है, जो म्यांमार के बेसिक जो विरोधी गुट हैं, सशस्त्र जातीय संगठन है, चाहे वो काचिन, शान और कोकांग है, जो चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर का विरोध करते हैं, उनके साथ मिलकर के हम काम कर सकते हैं। जिस प्रकार से बलूचिस्तान में वो सीपैक का विरोध कर रहे हैं, वो जो इंटरफियरेंस है चाइना का, उनके साथ मिलकर के हम काम कर सकते हैं। जब एक राष्ट्र हमारी प्रत्येक सीमाओं को सुलझाने का प्रयास कर सकता है, तो हमें इस प्रकार की रणनीति की आवश्यकता हो जाती है। हमें केवल डिफेंसिव नहीं, ऑफेंसिव रणनीति की इस प्रकार से की आवश्यकता हो जाती है कि जहां भी चाइना का इन्वेजन है, चाहे उसने राष्ट्र को हड़प रखा है या किसी देश की सीमाओं का अतिक्रमण कर रखा है, हमें निश्चित रूप से उस पर ध्यान देते हुए एक मजबूत संगठन का निर्माण करना चाहिए, और इस प्रकार का निर्माण करना चाहिए कि अगर एक के ऊपर अटैक होता है, तो हम सभी के ऊपर अटैक हो गया, और इस प्रकार से हम तो रणनीति, भावी रणनीति बनानी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। यद्यपि मेरे अपने विचार हैं, देश की सरकार, देश के बुद्धिजीवी वर्ग क्या सोचता है इस विषय में, ये उसका कार्य है। मेरा अपना विचार था, मैंने रख दिया, बौद्धिक संपदा से परिपूर्ण भारत
और भारत के लोग इस विषय में विचार करें। जो हमारे अधिकारी वर्ग है, चाहे वो आईएएस अधिकारी वर्ग हो, हमारी इंटेलिजेंस हो, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस हो, हमारे राजनेता हो, उनको इस विषय में विचार करना चाहिए। और मैं समझता हूँ उनके पास में एक बड़ा बौद्धिक प्रबलता है और वो इस पर अच्छे निर्णय ले सकते हैं। मेरा अपना छोटा सा विचार था, मैंने राष्ट्र में जैसा मेरी समझ में आया मैंने दिया, लेकिन ये एक विचारणीय बिंदु है। जय हिंद, जय भारत।